पेरेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं कि मेरा बेबी कौन सा माइलस्टोन जनरली कब तक अचीव करना चाहिए, और अगर वो अब नॉर्मल है तो क्या एज तक हम उसको अब नॉर्मल पकड़े। जो बेबीज हाई रिस्क पैदा होते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अर्ली डिटेक्शन मतलब जितने जल्दी हम ये पता करें कि बेबी में कोई ना कोई डेवलपमेंटल अबनॉर्मलिटी है, हम उतने जल्दी उसमें इंटरवीन कर सकते हैं एंड बेबी की लाइफ थोड़ा बेटर कर सकते हैं। हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर राजेश्वरी। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, और आज हम ये वीडियो कि कौन सी चीज अब नॉर्मल डेवलपमेंट की तरफ इशारा करती है उस पर बना रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डियर पेरेंट्स, इसके पहले हमने एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए जिसमें हमने 0 से लेकर 2 इयर्स ऑफ एज तक नॉर्मल डेवलपमेंट क्या होता है, कि अपने बच्चे से नॉर्मल उम्मीद क्या करें, वो ऑलरेडी बना दिया है। वो बहुत ज़रूरी है जानना, बिकॉज अब नॉर्मल क्या है ये बिना नॉर्मल जाने आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो व्हाट इज अ हाई रिस्क नियोनेट? कोई बच्चा प्री टर्म डिलीवरी हुआ है, 36-37 वीक्स के नीचे जिन भी बेबीज का डिलीवरी हुआ है, जो बेबीज का वेट लेस देन 2 kgs रहा है, बेबीज जिनकी मदर्स को कभी ना कभी कोई ना कोई प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सीजर्स, डायबिटीज, तो ये हाई रिस्क नियोनेट की तरह कंसिडर किया जाता है। बेबीज जिनका शुगर कभी ना कभी लो हुआ है, जिनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम रहा है, बेबीज जिनको वेंटिलेटर का रिक्वायरमेंट रहा है, जिनको कोई ना कोई रीजन के चलते इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट आयोनिक फैक्टर्स का डेफिशिएंसी रहा है, बेबीज जो बर्थ पर अच्छे से क्राई नहीं किए हैं, जिनको ऑक्सीजन लगा है, जन्म पे किसी ना किसी तरह का रिससिटेशन लगा है टू मेक देम क्राई, उस समय पे भी ये हाई रिस्क बेबीज की तरफ इशारा करते हैं। बेबीज जो कभी ना कभी किसी ना किसी मेजर बड़े डिजीज के लिए एनआईसीयू में एडमिट रहे हैं, जो भी बच्चे का बिलीरुबिन मोर देन 20 रहा है और उसके लिए वो एनआईसीयू में एडमिट रहे हैं, जिनको सीवियर इन्फेक्शंस रहे हैं, सीजर्स का प्रॉब्लम रहा है, ये एनआईसीयू में रहे हो, जिनको लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का रिक्वायरमेंट रहा है, ये बच्चे भी हाई रिस्क में आते हैं। एनी बेबी जिनको कोई फॉर्म ऑफ कार्डियक, जेनेटिक, मेटाबॉलिक अबनॉर्मेलिटी है, तो ये हाई रिस्क में आते हैं। हम एक बच्चे को जब भी एग्जामिन करते हैं तो एक पीडियाट्रिशियन एक जनरल लुक ऑफ द बेबी को देखकर एक जनरल स्कैन करता है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी कार्ड स्कैनिंग। मतलब अगर एक पीडियाट्रिशियन एक ग्रुप ऑफ बच्चों में छोड़ दिया जाए तो वो एक निगाह फेरेगा, उसमें कहीं ना कहीं वो ये बता पाता है कि ये बच्चा हाई रिस्क है या ये बच्चे को कोई ना कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। वो एक बार में वो बच्चे से सिर्फ 2 मिनट इंटरेक्ट करके ये देख सकता है कि इसको कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। तो ये रहे कुछ पॉइंट जिनको हम कम्युनिटी असेसमेंट के दौरान मल्टीपल बेबीज में फटाक से देखकर सिर्फ बता सकेंगे कि एक जनरल स्क्रीनिंग की तरह कंसिडर करते हैं कि ये सब होने ही चाहिए। इसमें ये सब होने चाहिए बाय द करस्पॉन्डिंग एज। बच्चा जो सुन सके, देख सके, ये 3 महीने के अंदर ही, 2 महीने के अंदर ही अंदर बच्चा सोशल स्माइल डेवलप करना चालू कर दे, 4 महीने तक बच्चा नेक होल्ड की शुरुआत कर दे, 8 महीने तक बच्चा इंडिपेंडेंट सिटिंग की तरफ मूव कर देना चाहिए, 12 महीने तक बच्चा इंडिपेंडेंटली खड़ा होने का शुरुआत कर देना चाहिए, 15 महीने तक वो एक बेसिक स्पीच चालू करे, जैसे मम्मा, पापा, टॉय, ये सब बताना शुरू कर सकता है। 18 महीने तक बच्चा एक लाइन कमांड फॉलो करना चाहिए, जैसे कि बेटा जूता यहाँ लेकर आओ, तो वो फॉलो कर पाए। बच्चे के ऑलरेडी अचीव माइलस्टोन्स में रिग्रेशन ना है, यानी कि जो बच्चा पहले गर्दन पकड़ रहा था अचानक से वो पकड़ना छोड़ दिया, या जो बच्चा मम्मा पापा ये सब बोल पा रहा था अचानक से वो बोलना छोड़ दिया, तो ये भी अपने आप में एक रेड फ्लैग है। कभी भी बच्चे को हाइपरटोनिया या हाइपोटोनिया हो तो वो भी एक अपने आप में रेड फ्लैग है। हाइपरटोनिया एंड हाइपोटोनिया बेसिकली मसल का टोन है। अगर मसल बहुत स्टिफ एंड टाइट महसूस होती है तो उसको हाइपरटोनिया कहते हैं, यानी कि बच्चे को जब भी पेरेंट्स डायपर पहनाते हो तो उन पेरेंट्स को ये लग सकता है जिनके बेबीज के हाइपरटोनिया हो कि डायपर पहनाते वक्त बहुत डिफिकल्टी हो रही है। हाइपोटोनिया मतलब बच्चे को गोदी लेते वक्त या उसको नहलाते वक्त या टर्न करते वक्त या उसको कोई भी फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन करते वक्त पेरेंट्स को लगता है कि बड़े आसानी से वॉबल हो जा रहा है, तो वो हाइपोटोनिया की तरफ पॉइंट करता है। एट दिस पॉइंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बेबी से एक पीडियाट्रिशियन से एनालिसिस करके ले, क्योंकि इसको राइट जज करने का, असेसमेंट
पीडियाट्रिशियन के पास ही है। सो आप कोई कंक्लूजन ना करें जब तक एक पीडियाट्रिशियन इस चीज को लेबल ना करे। इन केस ये सारी चीजें जो अभी हमने माइलस्टोन्स डिस्कस किया उस उम्र तक नहीं आती हैं, और अदरवाइज हमने जो और चीजें डिस्कस की, सुनना, देखना, स्पीच, लैंग्वेज और बॉडी के टोन्स, ये नहीं बराबर लगते हैं, तो अर्ली इंटरवेंशन का बहुत बड़ा रोल है। क्या किया जा सकता है ऐसे बेबीज में, हम इसके बारे में एंड में बताएंगे। अभी हम बात करेंगे कि रेड फ्लैग्स क्या होता है, यानी कि इस उम्र तक बच्चा ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा है, यानी कि 9 महीने में अगर बेबी ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा है, तो ये आपके दिमाग की घंटी बजाना चाहिए कि मेरे बच्चे को कुछ तो प्रॉब्लम है। 9 महीने का बच्चा बहुत आराम से सपोर्ट के साथ बैठना शुरू करना चाहिए। प्रॉपर सिटिंग विद सपोर्ट 9 महीने तक आ जाना चाहिए। बेबी ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना यानी ग्रास करना कर चुका होना चाहिए। एक हाथ से दूसरे हाथ में ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करना भी आना चाहिए। और ऑल्सो बच्चा रोल ओवर यानी पीठ से पेट पर पलटना और पेट से पीठ पर पलटना, ये दोनों रोल ओवर करना चाहिए। ये अगर नहीं आया है 9 महीने तक ये सारे, तो ये रेड फ्लैग। 18 महीने तक अगर ये चीजें नहीं आई हैं तो ये रेड फ्लैग है। बच्चा अगर 18 महीने तक खड़ा होकर चलना शुरू नहीं कर दिया है तो ये अपने आप में रेड फ्लैग है। बेबी इंडिपेंडेंटली वॉक करना चाहिए 18 महीने तक। बच्चा अगर बहुत ज्यादा ड्रूल कर रहा है, यानी कि अगर वो लेटा है, सोया है, बैठा है, उसके एंगल ऑफ माउथ यानी कि दोनों साइड से बहुत ज्यादा सलाइवा बह रहा है कि उसको बार बार पोंछना पड़े, तो ये एक रेड फ्लैग है। ये बताता है कि बेबी के फेस के या बॉडी के किसी मसल में वीकनेस है और उसके लिए इवैल्यूएशन लगेगा। बच्चा हाथ में ऑब्जेक्ट्स लेकर 2-3 ऑब्जेक्ट्स को अपने पास रखकर मैनिपुलेटिव तरीके से प्ले करना चाहिए, यानी कि वो कुछ भी करे, घुमाए, उसको साथ खेले, इधर उधर देखे। तो ये सब चीजें भी 18 महीने तक आ जानी चाहिए। और 18 महीने तक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑलरेडी अचीव्ड माइलस्टोन है, जैसे कि बच्चा जो बोल पा रहा था अचानक नहीं बोल रहा, तो ये भी एक अपने आप में रेड फ्लैग है। जो बच्चा पहले करना शुरू कर दिया है एंड सडनली वो करना बंद कर दे, जो बच्चा पहले बैठ रहा था अब वो नहीं बैठ पा रहा, जो बच्चा चल रहा था अब वो नहीं चल पा रहा, ये भी एक रेड फ्लैग है। 2 साल की उम्र तक अगर बच्चा पेरेंट्स को रेसिप्रोकेट बिल्कुल नहीं कर रहा, यानी कि उनसे आई टू आई कांटेक्ट मिलाकर अच्छे से बात करना, डिस्कस करना, स्टोरी सुनाना, 1 to 2 स्टेप कमांड फॉलो ना करना, जैसे मदर बोले कि बेटा वहां से पानी का बॉटल लेकर आओ और इधर से जाकर पानी का ग्लास लेकर आओ, ये 2 स्टेप कमांड हो गया। तो अगर बेबी ये फॉलो नहीं कर रहा 2 इयर्स तक, तो ये रेड फ्लैग है। बच्चा अगर स्क्रिबलिंग नहीं कर रहा, सर्कल्स नहीं बना रहा, या पेन पेपर को लेकर बहुत गोचा गोची जो बच्चे करते हैं वो नहीं कर रहा है, तो भी ये रेड फ्लैग है। बेबीज जो ठीक से च्यू नहीं कर पाते, चबाने का एक्शन मोशन नहीं कर पा रहे, खाना चबा नहीं पा रहे, किसी रीजन की वजह से मदर को लगता है उसका बच्चा ठीक से बोल नहीं रहा, वो ठीक से बात ही नहीं कर पा रहा, उसकी स्पीच क्लियर नहीं है, या मेरे बच्चे का बिहेवियर बराबर नहीं है, वो बहुत ही हाइपर एक्टिव है, या वो अपने ही वर्ल्ड में लॉस्ट है, अगर ये माँ या बाप में से किसी को भी लगता है तो 2 साल की उम्र तक ये भी अपने आप में रेड फ्लैग है, जिसके लिए इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। तो हम इन बेबीज के लिए क्या कर सकते हैं? हम अर्ली इंटरवेंशन, कुछ चीजें जो आप घर में कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो एब्सोल्युटली आप अपने घर में कर सकते हैं अपने बेबी के लिए। अगर बच्चा जो गर्दन नहीं पकड़ रहा है उसको कोशिश करना है जितना हो सके अपराइट पोजीशन में बैठाइए, लेटा मत रखिए, उसको अपराइट पोजीशन में ज्यादा रखने की कोशिश करिए। एक एक्सरसाइज है जिसमें आप बच्चे की गर्दन पकड़ने में मदद कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप अपने दोनों हाथ से बच्चे के आर्मपिट को पकड़ेंगे, उसको लेटे से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाने के बाद उस गर्दन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे सिटिंग पोजीशन में, और फिर धीरे धीरे वापस से बच्चे को नीचे रखेंगे। इसमें हो सकता है बच्चे की गर्दन ऊपर नीचे वॉबल करे, थोड़ा बहुत इधर जाए, कोशिश करिएगा उसको उसकी शोल्डर से हल्का सपोर्ट देकर हाथ से बच्चे को पुल एंड लेट, वापस लेटाना, वापस उठाना, वापस लेटाना, ये आप मैन्यूवर कर सकते हैं। ये मैन्यूवर दिन में करीबन आप 4 बार करें, हर बार सिर्फ 3 से 5 मिनट तक ही करना है। सिटिंग करने के लिए बच्चे के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये अगेन सिमिलर टू नेक होल्ड है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बच्चे के दोनों हाथ पकड़ के उसको पुल टू सिट पोजीशन में ला सकते हैं। बेसिकली बच्चे का दोनों हाथ पकड़ के धीरे धीरे उसको पुल टू सिट पोजीशन में लाएं, उसको उसी पोजीशन में होल्ड करें एंड धीरे धीरे उसको वापस से लेटाएं। ये अगेन आप 3 से 5 मिनट के लिए करिए और एटलीस्ट
दिन में 4 बार करिए। ऑल्सो सिटिंग के लिए आप बच्चे को सिटिंग पोजिशन में बहुत सारे पिलोज एंड टॉयज के साथ बैठा सकते हैं। धीरे धीरे करके एक एक पिलो, एक एक टॉय आप निकालना स्टार्ट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे आपने पूरे पिलोज के साथ बच्चे को बैठा कर रखा, ये अगेन आप 2 to 3 मिनट्स के लिए बैठाएं। धीरे धीरे नेक्स्ट डे आप एक पिलो या एक टॉय कम कर दें और फिर वापस से बच्चे को 2 से 3 मिनट तक लगातार बैठाएं। दिन में 2 से 3 बार इस चीज को भी प्रैक्टिस करें तो ये बच्चे को बैठने में मदद करेगा। अब बच्चे को चलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पुल टू सिट जैसा होता है वैसे ही होता है पुल टू स्टैंड। बच्चे का हाथ पकड़कर उसके पैरों को फर्मली, वो बच्चा जब पैर पूरी तरह ग्राउंड पर रखे या सरफेस पे रखे, उसके बाद उसको ग्रेजुअली पुल टू स्टैंड करना है। उसको नीचे से ऊपर लाना है और उसी पोजीशन में उसको पकड़ कर रखना है, या तो फिर उसके सामने एक टेबल रखकर उसको उस टेबल को पकड़वाना है और उसके आसपास टॉयज रखना है ताकि वो एंगेज रहे। ये चीज आप अगेन दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। 4 टाइम से ज्यादा नहीं करना है और पर टाइम उतना ही करना है जितना बच्चा झेल सके। ऑल्सो आप बच्चे का दोनों हाथ पकड़कर उसके आर्मपिट्स को सपोर्ट करते हुए पहले चलाने का शुरू कर सकते हैं। बच्चा खुद ही धीरे धीरे पैर आगे आगे रखेगा तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है कि बच्चा चलना चाह रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो भी उसके पैर को जमीन पे पड़ने दीजिए एंड धीरे धीरे आप बेबी को आगे आगे स्लोली वॉक कराने की कोशिश करिए। अगर बेबी थोड़ा बहुत पैर को जमीन पे रखकर अपने को सपोर्ट कर पा रहा है तो आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे उसको चलाने की कोशिश करिए rather than आर्मपिट। फिर आप हाथ पकड़िए और उसको चलाने की कोशिश करें। पहले तो बच्चे का दोनों हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश करना है, फिर धीरे धीरे बच्चे का एक हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश करना है। इस एक्सरसाइज को भी आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। ऑलवेज रिमेंबर पेरेंट्स कि कोई भी एक्सरसाइज बच्चे के लिए स्ट्रीनस, पेनफुल या डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि वो परेशान हो जाए। आउटडोर एक्टिविटीज बेबीज के लिए बहुत अच्छा है। ये किसी भी टाइप ऑफ इंटरवेंशन, चाहे विजन हो, स्पीच हो, बच्चे का सिटिंग या स्टैंडिंग हो, किसी भी टाइप के मैनूवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंटल इंटरवेंशन है। बच्चा बाहर जाता है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स ब्रेन के स्टिमुलेट हो सकते हैं एंड बेबी को ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। विजुअल माइलस्टोन्स के लिए ये आप इंटरवेंशन जल्दी कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे के सामने आप बहुत सारे कलरफुल टॉयज लगा सकते हैं। उसके क्रिब पे या उसके बेड के ऊपर आप अबाउट 12 से 15 इंच अवे मल्टीपल कलर्स के टॉयज लगा सकते हैं। जिन टॉयज में आवाज़ है वैसा भी कुछ लगा सकते हैं। म्यूजिकल साउंड्स के वाली, प्लेजेंट साउंड वाली टॉयज या कॉट मोबाइल जिसको हम कहते हैं वो लगा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप एक 6 से 8 इंच दूर रहकर अपने बच्चे से बात करना चालू करें। आप अपने बच्चे को देखें, उससे आई टू आई कॉन्टैक्ट करें, कुछ बोले, स्माइल करें, गाना गाएं, तो बेबी आपके फेस को देखकर उसके विजुअल स्टिमुलेट होंगे। ऑलवेज रिमेंबर पेरेंट्स, ये बहुत ही इंस्टिंक्टिव होता है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त बच्चा का पूरा फोकस सिर्फ माँ पे होता है। वो पूरा टाइम पहले तो 3 महीना माँ को ही देख रहा होता है, तो इसीलिए विजुअल स्टिमुलेशन माँ का या बाप का फेस बहुत मैटर करता है। सो इधर ऑफ द पेरेंट या कोई भी इंपॉर्टेंट फैमिली केयर गिवर बच्चे से इस तरह अगर इंटरेक्ट करेगा, ये विजुअल क्या हियरिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ बेबीज में आप मल्टीपल कलर के बल्ब्स भी यूज कर सकते हैं। उसके बेड के से थोड़ा एक डिस्टेंस पे जहाँ बेबी का डायरेक्ट विजन पड़ता हो तो वॉल पे आप हैंग कर सकते हैं। स्पीच के लिए तो ऐसा है पेरेंट्स की सबसे पहली चीज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 2 से 3 साल के पहले तक बच्चे को फोन, टीवी, कंप्यूटर कुछ नहीं देना है। स्क्रीन टाइम बेबी का 0 होना चाहिए। आप एक लैंग्वेज पकड़िए जो आपके घर में कॉमनली यूज होता है। सारे केयर गिवर्स, घर के सारे फैमिली मेंबर्स बच्चे से उस भाषा में इंटरेक्ट करें। बेबी को एक जगह बैठाएं, उससे स्टोरीज बात करें, उसको पूछें, उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। आज बेटा क्या किया, क्या ये तुम खाओगे, तो क्वेश्चंस लीडिंग करिए ताकि बच्चा रिस्पॉन्ड करे। कम्युनिकेशन ऐसे करिए कि बेबीज के इंटरेस्ट का हो। जैसे कि अगर कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर कार्टून कैरेक्टर या स्टोरी कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अटैच्ड है तो उन चीज़ों के बारे में एज अ पेरेंट आप बात करिए। ऑलवेज रिमेंबर, बात करते वक्त आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी 2-वे कम्युनिकेशन। आप बच्चे में इंटरेस्टेड हैं ऐसा बच्चे को महसूस होना चाहिए। बच्चे को सामने बैठाकर आई टू आई कॉन्टैक्ट कर एक रूम में काम अनडिस्ट्रैक्टफुल एनवायरनमेंट बनाकर कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए। अदर वेज की एक फैमिली गैदरिंग में जब बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करें उसमें भी बच्चे को पार्ट लेने के लिए एनकरेज करें। उधर बच्चा धीरे धीरे अपने आप खुद धीरे धीरे खुलना चालू होता है और बोलना स्टार्ट करता है। बच्चे के हैंड्स के फंक्शन को डेवलप करने के लिए आप बच्चे के हाथ में ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं और उसकी मुट्ठी बंद कर सकते हैं।
हाथ में ऑब्जेक्ट देखकर मुट्ठी बंद करने से बच्चा धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रास्प का स्ट्रेंथ डेवलप करने लगता है। बच्चे के फिंगर एंड थंब पर कोई कलरफुल क्ले लगा सकते हैं, तो बच्चा उसको बार बार ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वो पिंसर ग्रास को फर्दर एक्टिवेट कर सकता है। आई होप ये छोटे टिप्स थोड़े से हेल्प करें एंड कुछ पेरेंट्स के लिए उनके बेबीज में अर्ली डेवलपमेंटल अबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा इंडक्शन जैसा ये वीडियो काम करे। ऑलवेज रिमेंबर पेरेंट्स की कोई भी असेसमेंट आपके पेडियाट्रिशियन के गाइडेंस के बिना अधूरी है, इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेडियाट्रिशियन से डिस्कस करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेडियाट्रिशियन हाई रिस्क बेबीज को एक चेकलिस्ट के साथ डिस्चार्ज करते हैं, जिसमें बच्चे का हियरिंग, विजन, स्पीच, बच्चे का बेसिक ऑक्सीजनेशन लेवल्स, ये सब कुछ इन जनरल देखते हैं और उसके बाद ही डिस्चार्ज करते हैं। उसके बेसिस पे वो फॉलोअप भी डिसाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने बेबी के फॉलोअप्स को स्किप ना करें। जो बेबीज नॉर्मल हुए हैं और नॉर्मली डेवलप हो रहे हैं, उन बेबीज के लिए वैक्सीनेशन के दौरान डेवलपमेंटल असेसमेंट का बेस्ट टाइम होता है। वो बेबीज वैक्सीनेशन के विजिट्स पे पेडियाट्रिशियंस के थ्रू असेस हो सकते हैं एक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। वो एक तरह से बड़ा अपॉर्चुनिटी विंडो होता है। So yes parents, I hope this video helped for most of you and I hope you'd like and subscribe and share with other parents. Thank you so much.